वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज होली है तो होली का सभी लोगों को हार्दिक बधाई। अच्छे से रंग लगाइएगा, दोस्तों को छोड़िएगा मत। एकदम अच्छे अच्छे जगहों पर रंग लगाइएगा, कम से कम 7 दिन रंग वो ना छूटे। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं 67 बीपीएससी फुल टेस्ट जो 5 हो चुका था उसका करेंट पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, इकोनॉमी हो चुका है। साइंस का आपको 7 से 80 तक, 71 से 80 तक क्वेश्चन का हो चुका है। आज हम बात करेंगे 81 से 90 तक। और छोटा सा ये वीडियो होगा जिसमें आप लोगों को शेष जो प्रश्न बच गए हैं उस पर हम लोग कवर कर लेंगे और नेक्स्ट शेड्यूल आप लोगों को मिलता जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोग से जुड़ने का बहुत सा माध्यम है। आप लोग सभी लोग जो अभी पुराने स्टूडेंट हैं सभी लोग जानते हैं इसे। जो नए स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को शेयर कर लीजिए, जो भी व्यूअर है, लिसनर है। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जो भी पुराने और नए लिसनर है, व्यूअर है, चैनल को शेयर भी किया कीजिए। और बहुत से प्रोग्राम आप लोगों को चलाए जा रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को क्या मिल रहा है ये देखना जरूरी है। आपको यूपीएससी और पीसीएस के सारे आप लोगों को थोड़ा सा क्विज चल रहा है, क्विज के संदर्भ में देखते हैं। आपको सारे टेस्ट यहाँ पर पीटी और मेंस के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। साथ ही ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप लोग को एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, एयरफोर्स सभी के आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। गूगल और प्ले लिस्ट आप गूगल से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट पर विजिट कीजिए और युक्ति आईएएस को दिए गए नंबर से आप कोई भी क्यूरी हो संबंधित एग्जाम से तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो भी संबंधित प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आप हम लोग से डायरेक्ट 24 आवर आप लोग इसका सेवा ले सकते हैं। और ये हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अपना कोचिंग बनाइए और चीज़ों को जो भी यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है उसे ज़रूर देखिए। आप लोग लूसेंट बूस्टर सीरीज चल रहा है, हालांकि होली का था तो जो नेक्स्ट शेड्यूल था वो अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट आप लोगों को 21 तारीख को इसे अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को लूसेंट बूस्टर का एमसीक्यू आप लोगों को चलाया जा रहा है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के 200 से अधिक प्रश्न टॉपिक वाइज कवर कराए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट ले चुके हैं वो लोगों को इनका पता है इसका यह किस रूप से वैलिड होगा। आपको कोई भी आपको एग्ज़ाम देते जिसमें जीएस का पार्ट है वहाँ से डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न लूसेंट से देखने को मिलता है प्रत्येक एग्जाम में। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं इससे जुड़ सकते हैं। इसका मात्र फ़ी 199 है। इसमें आप लोगों को टेस्ट भी दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। साथ ही साथ पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त होगा हिंदी वाले स्टूडेंट एस्पिरेंट के लिए हिंदी में और इंग्लिश वाले एस्पिरेंट को इंग्लिश में। आप लोगों को यह सेगमेंट आप लोगों को प्राप्त होगा, इसका पीडीएफ प्राप्त होगा। जो भी स्टूडेंट होंगे हिंदी वाले हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा, परचेज कीजिएगा, और इंग्लिश वाले इंग्लिश को परचेज कीजिएगा। तो आप लोग इस रूप से शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को यूपी पीसीएस का भी सीरीज चल रहा है, 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ये फ्री टेस्ट है, आप लोग सभी लोग भाग ले सकते हैं उसमें। और इसमें आप लोग की टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें सभी से आप लोग को 1 टेस्ट है। सीसेट के 3 टेस्ट कराए जाएंगे। और अब पॉपुलेशन से आप लोग को 1 टेस्ट कराए, करंट अफेयर से 1 रहेंगे। फुल टेस्ट सभी होंगे, जितने क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं उतना प्रश्न सभी में होंगे। और फुल टेस्ट जो 10 होगा 10 टेस्ट कराया जाएगा जिसमें आप लोगों को फुल लेंथ जिस तरह यूपीएससी के में होते हैं यूपी पीसीएस पूछा जाता है यूपी पीसीएस में सेम आपको यहाँ पर होगा। आप लोगों को 299 देना होगा। इसके लिए परचेज कर सकते हैं इस पैक को। और हिंदी इंग्लिश में आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगा। तो सभी लोग आप लोग जुड़ सकते हैं जो भी स्टूडेंट हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 67 बीपीएससी भी चल रहा है तो आप लोग इसे जरूर दे। जो हाफ इसका हो चुका है, सब्जेक्टिव 7 हो चुका है, इसमें आपको 5 टेस्ट हो चुका है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में, बीपीएससी के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। और इस बार हमारा लक्ष्य भी है 110 के पार। जो भी हमारे स्टूडेंट जुड़े हैं सभी लोग 110 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। इससे नीचे अगर आता है तो आप लोगों का पीटी में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कटअप पिछले बार 108 गया है। तो उसी कटअप को आधार मान के आप लोग चलिए, इसलिए मैं इसे 110 मान रहा हूँ। और यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें 51 टेस्ट आप लोगों को कराए जा रहे हैं। सभी आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्टिव साथ साथ है। इसमें 25 प्रश्नों का संग्रह किया गया जो भी सब्जेक्टिव टेस्ट है, प्लस फुल लेंथ टेस्ट में आप लोगों को 100 प्रश्न जिस तरह यूपीएससी पूछती है उस तरह होगा। सीसेट भी आप लोगों को 80 क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोगों को सारे जिस तरह यूपीएससी फॉर्मेट। इसका मात्र फी रखा गया 1500। आप लोग
2 फरवरी से ये स्टार्ट था, तो आप लोग शामिल हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग 71 का हो चुका था, तो हम लोग 80 पर जाते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ सभी चीज़ों को, तो आप लोग इसको देखते जाइएगा। इस ग्रंथि निषेचन का ग्रंथि का आप लोग को ये कवर कर लेना है। बहुत ही प्रश्न यहाँ से मिलने को, सर्वाधिक पाचन ये भी आप लोगों को पूछ सकता है। ये तो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एथिलीन से आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में बीपीएससी हो या कोई भी पीसीएस एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, एथिलीन से प्रश्न जरूर पूछता है, क्योंकि यह फल पकाने के लिए हार्मोन को उपयोग करता है। साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों को इस रूप से उपयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से करंट संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। मानव मस्तिष्क से स्मरण शक्ति, इसमें भी आप लोगों को 2-4 प्रश्न उभर कर सामने आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। रेटिना से भी प्रश्न आपको, अर्थात नेत्र जो संबंधित है, विकार है, अर्थात डिजीज जो है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सभी से प्रश्न आपको उभरते हैं। तो साइंस में आपको ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। चलिए ये 80 नंबर का प्रश्न है। 80 नंबर को हम लोग आते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज प्राप्ति होती है? ससंतृप्त प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, असंतृप्त प्रकाश पुंज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा संतृप्त प्रकाश पुंज होगा, क्योंकि यह ऐसा प्रकाश होता है जो टॉर्च है, ऐसे टॉर्च मान के, टॉर्च का लाइट है ये टॉर्च, इस प्रकार से टॉर्च है, यह हैंडल आप समझ लीजिए। और इसका प्रकाश पुंज आपको किसी एक निश्चित बिंदु, एक निश्चित क्षेत्र पर ले जाके स्टॉप करता है वस्तु पर, यही संतृप्त प्रकाश कहलाता है। इस रूप से, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित करने की जो प्रक्रिया होती है, वो संतृप्त प्रकाश पुंज के रूप में उभर कर सामने आता है। तो यह टॉर्च की तकनीक है। टॉर्च इसलिए मैं किसी वस्तु को साफ सुथरी नज़र से देखता है, और आँख क्या करता है, नेत्र क्या करता है, केवल प्रकाश का प्रतिक्रिया करता है। प्रकाश जैसा होगा आपको प्रक्रिया वैसा होता रहेगा। देखिए टेस्ट भी चल रहा है, साथ में आप लोग टेस्ट में भाग ले सकते हैं, इसलिए मैसेज बार बार आ रहा है। तो आप लोग प्रकाश वाले मैंने कल भी आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो, नेत्र क्या काम करता है। नेत्र केवल प्रकाश का प्रतिक्रिया करता है और उसका कुछ कार्य नहीं है। जैसा प्रकाश होगा, नेत्र 1 करोड़ से अधिक प्रकाश को डिफाइन कर सकता है, वो कौन से रंग का है। तो वही है सेम आप लोगों को संतृप्त प्रकाश में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, जो कि इसके बारे में मैंने कल बता दिया था, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, पर मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। HIV जोखिम को कम करने के लिए विश्व की पहली इंजेक्शन योग्य दवा कौन सा है, किसने मंजूरी दी है? चीन ने, कनाडा ने, अमेरिका ने, रूस ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका ने इसका परीक्षण करवाया, अर्थात इसका मंजूरी दिया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो FDA है, उसके द्वारा यह दिया गया है मंजूरी, जो एप्टीट्यूड इंजेक्शन को स्वीकृति दी। इसका नाम होगा एप्टीट्यूड, देख सकते हैं यहाँ पर। ये 600 ml या 3 मिलीग्राम में आप लोग को उपलब्ध होगा। सभी लोगों को 200 mg या मिलीलीटर में भी उपलब्ध है। इसका फॉर ग्रांटेड VIP, देखिए यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। किस रूप से यह HIV, बताइए सर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। इस पर बहुत बार चर्चा की जा चुकी। एड्स के बारे में, एड्स क्या होता है, एड्स किस रूप से मानव में आता है, यह क्या जीवाणु जनित बीमारी या विषाणु जनित बीमारी है या प्रोटोजोआ, सभी पर चर्चा किया गया है। आपको प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियो अब बना हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको सीखने को मौका मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए। देखिए टेस्ट बार बार हो रहा है, इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर, एक सेकेंड, ये देखिए ओपन हो गया टेस्ट का जो मॉड्यूल। देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें भेजी जाती है, तो आप लोग उसे देखिएगा जाके, तो ये आप लोगों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है मेडुला ओब्लोंगाटा क्या होता है, या मेडुला के नाम से ही ये जाना जाता है। मेडुला क्या होता है? न्यूक्लियस में किसका एक हिस्सा है? दिल का, फेफड़े का, मस्तिष्क का या पेट का? तो यह मस्तिष्क का ही हिस्सा है। कल मैंने इस पर आपको विशेष बताया भी था, इसके संदर्भ में चित्र में मेडुला कहाँ होता है। तो मेडुला आप लोग को देखिए यहाँ पर है, नीचे का जो भाग होता है मेडुला कहलाता है।
यह मेंडुला आपको सबसे निचला हिस्सा होता है। मेंडुला जो क्षेत्र है, बस मेंडुला एक लंबी स्टेम होती है कि संरचना जो मस्तिष्क का एक हिस्सा बनती है, यही हिस्सा है मेंडुला का हिस्सा है। तो आपको यह रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेंडुला क्या काम करता है? यह हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है, श्वसन को नियंत्रित करता है, पाचन और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक जो क्रियाएं होती है, शरीर की गतिविधियां होती है, उसे नियंत्रित करता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य यही है। तो हमारे अंग में जितने पार्ट हैं, जितने हैं, उसमें अगर उपाचयी अंगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी शेष जितने अंग हैं सभी का कुछ न कुछ कार्य है, जिसमें आपको प्रमस्तिष्क में क्या वर्क है, आपको मैंने कल बताया था। स्मरण शक्ति कहाँ होता है? यहीं पर होता है। मध्यमका का क्या उपयोग है? अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग आते हैं? हाइपोथैलेमस का उपयोग क्या है? कल सारे का चर्चा मैंने लास्ट वीडियो जो हुआ था एनालिसिस, उसमें किया जा चुका है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए, बहुत सी चीज़ें वहाँ बताई गई। पीयूष ग्रंथि क्यों महत्वपूर्ण है हमारे मानव शरीर में? अगर ये नहीं होगा तो क्या हमें इसका दुष्प्रभाव होगा, इसकी चर्चा की गई है। तो सभी चीज़ों को देखिए। मेरु रज्जु यानी अर्थात स्पाइनल कोड किस रूप से हम लोगों के लिए उपयोग, रीढ़ की हड्डी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए हैं। नेक्स्ट आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न तो आप लोगों को डिफिनिट है, अगर एग्जाम ने साइंस से प्रश्न पूछा, इससे नहीं गया तो फिर अधूरा रह जाता है। लेंस से एक प्रश्न जरूर होता है, याद रखिएगा। कौन निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया को कम करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष को एक नाम से भी जानते हैं जिसे मायोपिया कहा जाता है। तो यह भी आपको प्रश्न पूछता है, मायोपिया किस रोग से संबंधित है? नेत्र रोग से संबंधित है। कौन से? दीर्घ दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष? तो इसके लिए कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बायोफोकल लेंस? तो इस प्रकार के या उपयुक्त कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के चिकित्सीय भाषा में मायोपिया कहा जाता है। इसे दूर करने की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए परेशानी आती है। अगर इसे दूर नहीं किया जाए तो हम स्पष्ट रूप से चित्रों को नहीं देख सकते, स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर नहीं बनता है। तो मायोपिया के आँख के पुतली है आई बॉल का आकार बढ़ने के कारण। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है, आई बॉल के बढ़ने के कारण कौन सा रोग होता है? तो मायोपिया वो रोग कहलाता है। पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बन जाता है, अर्थात आईबॉल जो है, अभी आईबॉल की मैंने बताया था कल भी आप लोगों को, आँख ऐसे है तो आईबॉल के आगे यहाँ बन जाता है, ना कि इस पर बनता है। इस पर नहीं बनकर इस पर बन जाता है, जिसके कारण यह धुंधला प्रतीत होता है। ऐसा होने के कारण दूर की वस्तुएं धुंधली और अस्पष्ट नजर आती। तो कौन सी वस्तुएं? याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। दूर दृष्टि में निकट की वस्तु नजर नहीं आएगी और दूर दृष्टि दोष में आपको यहाँ पास की जो दूर की वस्तु, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर दूँ पहले। हाँ चलिए, यहाँ पर जो ऐसा हो कि वस्तुएं धुंधली स्पष्ट, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं। निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु नजर नहीं आएगी और दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु दूर नजर नहीं, स्पष्ट नजर नहीं आएगी। तो जस्ट अपोजिट है नाम का। निकट होगा तो निकट दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु नजर नहीं आती व्यक्ति को, और यहाँ दूर दृष्टि दोष होगा तो निकट की या पास की वस्तु नजर नहीं आएगी। जस्ट अपोजिट इसका व्यवहार होता है। वस्तु देखने में परेशानी। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 20 से 30% जनसंख्या मायोपिया अर्थात इस रोग से किसी न किसी रूप से प्रभावित है। मायोपिया तब होता है जब आंखों की पुतली बहुत लंबी या तो किस प्रकार की होती है, आकार बढ़ जाती है, या कॉर्निया आंखों सबसे बाहरी जो सुरक्षात्मक वक्रता बहुत बढ़ जाता है, अर्थात बढ़ने की ही क्रिया होती है, इसकी वक्रता बढ़ जाएगी कॉर्निया का। इसलिए इसमें मायोपिया में कॉर्निया का ऑपरेशन कराया जाता है। तो देखिए ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना, यहीं से प्रश्न उभरेंगे आप लोगों को। इसी अगर इसे तरह तरह से पूछना चाहे तो पूछ सकता है। जब मायोपिया की समस्या बहुत बढ़ जाती है तो मोतियाबिंद या ग्लूकोमा होने का खतरा होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है, अगर निकट दृष्टि दोष अगर विकृत हो जाए और बढ़ जाए तो उससे कौन से बीमारी होने की संभावना है? तो मोतियाबिंद और उससे या ग्लूकोमा। तो ये दो बीमारी आपसे पूछ सकता है इससे संबंधित। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सारे लगभग प्रश्न निकट दृष्टि दोष से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं पहले ही बताता हूँ कि जो यहाँ पर प्रश्न होते हैं एक्सप्लेनेशन होता है, केवल वो एग्जाम ओरिएंट ही एक्सप्लेनेशन होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सी चीज़ों को जो नहीं जरूरत है उसे भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर चाहूँ तो इस पर 10 पेज का भी नोट्स बन सकता है।
पर वो ज़रूरी नहीं है आपको इससे एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आ जाए, पर इस एक्सप्लेनेशन से आपको 5 से 6 प्रश्न जो जरूर कवर हो जाते हैं, जो इस टॉपिक से संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो वो आएंगे। तो इसलिए इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR, याद इस संस्था का नाम याद रखिएगा, इस संगठन का स्थापना किया, किस संबंध में कार्य करता है, हालिया इसकी उपलब्धि क्या है, यह आप लोग जरूर गूगल से सर्च कर लीजिएगा या इसके वेबसाइट पर विजिट करके देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ समझ लिए। फिर DHR नीति लॉन्च की गई, किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, स्मृति जुबन ईरानी या स्मृति ईरानी, जिनके मुख्तार अब्बास नकवी या सरनावन सोनेवाल। तो सबसे पहले जो चारों व्यक्ति हैं उनका बताइए, मंत्रालय का नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, सभी मंत्रालय इनके पास है। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से मंत्रालय को धारण करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ICMR और DHR को बायोमेडिकल इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी जारी की है। तो इनके द्वारा पॉलिसी जारी की गई है, जो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। और इससे पहले, इनसे पहले कौन स्वास्थ्य मंत्री थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मनसुख जो थे उनसे पूर्व कौन से स्वास्थ्य मंत्री थे। तो आपको प्रश्न इससे भी पूछ सकता है, यह कब शपथ ग्रहण किए हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इस नेक्स्ट है, आप लोगों को यहाँ पर और चीज़ें देख लीजिए आप लोग। इस पॉलिसी में आप डॉक्टर इनोवेशन कर सकते हैं, पहले इंजीनियर ही इनोवेशन कर सकते थे या स्टार्टअप ही, जो स्टार्टअप खोलते थे वो इनोवेशन कर सकते थे स्टार्टअप कर, पर इस पॉलिसी के अनुसार डॉक्टर भी अब इनोवेशन कर सकते हैं, जिनमें अगर किसी रिसर्च करने की इच्छा होगी, जैसे विदेश में होता है, तो इसके लिए सरकार मदद करेगी। अब वो स्टार्टअप खोल सकते हैं, उद्योग की जगत के साथ मिलकर एक नए मेडिकल डिवाइस भी बना सकते हैं। तो ये कार्य बेस्ड रिसर्च भी कर सकते थे कि इससे क्या क्या उपलब्धि इस क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है। बायोमेडिकल इनोवेशन का उद्देश्य क्या है, यह आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इस रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या कर सकता है, इनोवेशन हो सकता है, स्टार्टअप हो सकता है, उद्योग जगत के साथ मिलकर नए मेडिकल डिवाइस का निर्माण भी कर सकता है, बेस्ट रिसर्च भी कर सकता है। इसके लिए सरकार एक धरातल बना रही है, विकसित कर रही है। तो ये सब चीज़ें देखिए, थोड़ा सा कोई है गाड़ी चलाते हैं तो उन लोग को थोड़ा सा देख के चलना है। नेक्स्ट है 85 नंबर, सर्वर वह कंप्यूटर जिसका संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि से जुड़े होते हैं, निम्नलिखित में से जुड़े, निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे, क्लाइंट से, नेटवर्क से, सुपर कंप्यूटर से, मेन फ्रेम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार के भी प्रश्न साइंस में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं BPSC में, तो इस सब को भी आप लोग को कवर कर लेना है। तो इंटरनेट कुछ शक्तिशाली कंप्यूटरों का एक संग्रह होता है जिसे सर्वर कहते हैं। हम लोग जो छोटा लैपटॉप मोबाइल है, मान लीजिए लैपटॉप है ये, विभिन्न लैपटॉप और इसका नेटवर्क जो है, अगर डाटा सर्वर एक होता है, डाटा एक सुपर कंप्यूटर होता है, जो सभी जान रहे हैं। आप बताइए भारत का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, सबसे तेज, और विश्व का सबसे स्पीड सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना तो पहले भी मैंने आप लोग को बताया है, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें बार बार पूछने को। तो इसके सारे डाटा को यहाँ सेव किया जाता है और इस सर्वर में ही डाटा को एक नेटवर्क फ्रेम सर्वर कहा जाता है, जो करोड़ों कंप्यूटर द्वारा कमांड संचालित किए जाते हैं। इसके द्वारा ही सारे कमांड दिए जाते हैं। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, तो उसका डाटा कहाँ स्टोर होता है, डाटा उसके हेड क्वार्टर पे स्टोर होता है, गूगल और फेसबुक के। वहाँ से सारे डाटा सेकेंड के रेजुलेशन से, सेकेंड के पीरियड से आप लोगों को सारा डाटा आप लोगों को आउटपुट किया जाता है। आप लोग जो भी डाटा इनपुट करते हैं, जो भी सर्च करते हैं, उसका आउटपुट आपको तुरंत मिलता है। यही होता है आप लोगों को सर्वर का काम। वेब पेज जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रश्न में पूछ सकता है। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न क्या है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर में को क्या कहा जाता है। जैसे मानव में कंट्रोल यूनिट क्या है, सभी लोग जानते हैं, हार्ट है, दिल धड़कना बंद कर दिया तो जीवन सभी समाप्त हो जाएगा, और अधिक धड़क गया तो भी दिक्कत है। तो इसलिए BP का हाई होना, लो होना बहुत खास बीमारी माना जाता है, और किसी के साथ दिल लगा लेना वो सबसे खतरनाक बीमारी होता है। रिसर्च में कहा गया है विश्व का सबसे खतरनाक बीमारी क्या होता है, आस्की होता है। ये आस्की थोड़ा कम किया कीजिए,
नहीं तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों का इसका साइड इफेक्ट भी होता है पॉजिटिव में और नेगेटिव में। दिल टूट गया तो अधिक नेगेटिव में ही होगा, इसलिए थोड़ा सा दिल को कंट्रोल कीजिए, अपने कंट्रोल यूनिट को, तो काम बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कर सकिएगा और कुछ सफल व्यक्ति बन पाइएगा। तो इसमें आपको क्या कहलाता है, ये स्नायु केंद्र और मस्तिष्क कहलाता है, या हृदय कहलाता है, गुर्दा कहलाता है, या आंत कहलाता है। तो इसमें आपको CU ऑप्शन बी होगा सही, मस्तिष्क कहलाता है, यही मस्तिष्क होता है कंट्रोल यूनिट। इसमें CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट कार्य हार्डवेयर के लिए किया जाता है, क्रिया नियंत्रित होती, संचालित होती, इसके साथ ही यूनिट इनपुट और आउटपुट के कार्यों को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी LOU के बीच हो रहे निर्देशों का आदान प्रदान करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो जैसे हमारे लिए दिल और मस्तिष्क दो महत्वपूर्ण पार्ट है। दिल नहीं रहा तो मस्तिष्क काम नहीं करेगा, अगर मस्तिष्क नहीं रहा तो दिल भी काम नहीं करेगा। इसलिए इस रूप से मानव शरीर में बहुत ज़रूरी हो जाता है। कंट्रोल यूनिट एक बार समझ लीजिए, जैसे कंट्रोल यूनिट क्या है। इंस्ट्रक्शन आप कमांड देते हैं मेन मेमोरी से उसके LOU में जाता है। LOU के भी जैसे मैंने यहाँ पे चर्चा की, LOU यहाँ पर है। अभी जस्ट एक सेकंड इसे इरेज कर दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। और आज आप लोगों को यूट्यूब का कम्युनिटी ज़रूर देखिएगा, बहुत सी चीज़ें वहाँ अपलोड की जा रही है, तो उससे आप लोग ज़रूर प्रमोट कीजिए। बहुत सी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो आप लोग को कहाँ मिलता है, प्ले लिस्ट के बगल में, यूट्यूब के प्ले लिस्ट के बगल में अबाउट, और आप लोग को उससे पहले होगा कम्युनिटी। तो ये दोनों के बीच में आपको होगा, तो आप लोग इसे ज़रूर देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, चीज़ों को लोगों को बताइए। चलिए नेक्स्ट है, आपको मेन मेमोरी में इनपुट डालते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ, तो ALU में जाता है। सेकेंड स्टेप डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन के 0110 बाइनरी कोड में होता है, सभी लोग जानते हैं 110101, इसी तरह आप लोगों को बाइनरी कोड में वो डिकोड करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट में जाता है, स्टेप कंट्रोल यूनिट में वो जाके स्टेप कमांड देता है, उससे संबंधित कमांड क्या उभर के सामने आता है। फिर स्टेप स्टोर द इंटरप्ट मेमोरी, जो आप उसे प्राप्त करते हैं तो मेन मेमोरी में वो चला जाता है। यही काम है CPU कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आप लोग एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। मनुष्य शरीर के पसलियों में कितने होते हैं, जोड़े होते हैं? 12, 14, 10, 11। तो सही उत्तर क्या होगा? 12 जोड़ा होता है, तभी तो 24 होता है टोटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केसुरकी जो प्राणियों में पसलियाँ या रिब्स, वह लंबी चापदार हड्डी होती है जिनसे पसलियाँ पिंजर बनाकर, अर्थात देखिए यहाँ एक खोखली आवरण बाहर से निर्मित करता है, इसके अंदर बहुत से शरीर के पार्ट होते हैं जो सुरक्षित होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इतना मजबूत होता है, इस पर जब तक हेवी तरीके से प्रहार न किया जाए, मार नहीं किया जाए, ये टूटेगा नहीं। समझ लीजिए कितना शरीर का मजबूत अंग है। इसके अंदर दिल होता है जो सुरक्षित इसे रखता है, दिल को सुरक्षित रखता है, फेफड़े को सुरक्षित रखता है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर के लिए। तो ये इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि इसे सुरक्षित रखना, इसलिए इसे कवर किया जाता है। देखते हैं मस्तिष्क भी कितना कवर रहता है, जो हमारा खोखली है, जो एक सेकेंड, हाँ, जैसे ये हमारा शरीर का जो अंदर का मस्तिष्क भाग है उसे बाहरी कवच दिए रहता है, या इतना मजबूत होता है। सोच के देखिए, जब मृत्यु होती है तो ये जलता तक नहीं है। समझ के देखिए कितना मजबूत है। इस पर जब तक हैवी डोज हाइड्रोलिक पावर से नहीं अगर इस पर चोट किया जाए तब तक टूटता नहीं। कितनी बड़ी एक्सीडेंट हो, आप देखते होंगे रेयर केस में ही शरीर फटता हो, जैसे हैवी एक्सीडेंट होता हो, उसी में यह मस्तिष्क जो बाहरी कंकाल है, जिसे हम लोग खोपड़ी बोलते हैं या कपाल बोलते हैं, वो उसमें क्रैक आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इस जो महत्वपूर्ण अंग है उसे सुरक्षित करने के लिए हड्डी का आवरण दिया जाता है, उसी में यह आप लोग का रिब्स है, जिसमें आप लोग को हृदय, फेफड़ा, श्वसन नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि इत्यादि जिसमें महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित होते हैं। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया, ये अंग कहाँ कहाँ है, पहले से लास्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें आप लोग सबको चर्चा किया गया। श्वास लेते हुए, फैलते सिकुड़ते हुए फेफड़े के इस पिंजर के भीतर ही होती है, जैसे फेफड़ा भी मैंने जस्ट बताया होता है वहाँ, इसके लिए बहुत जरूरी होता है उसे सुरक्षित रखना। ढांचा देता है, सुरक्षित रहता है। अब देखिए रिब्स, देखिए कहाँ कहाँ होता है। पहला रिब्स होगा, आपको देखिए यहाँ पर क्विज चल रहा है, आप लोग जाके वहाँ भाग ले सकते हैं, इसलिए मैसेज बार बार आता है। रिब्स आपको 7, एक ही रिब्स है, 2 रिब्स है, 3 रिब्स है, 4 रिब्स है, 5 है, 6 है। देखिए रिब्स गिनते जाइएगा आप लोग, 7 रिब्स है।
7 रिप्स को वर्टिकल रिप्स कहा जाता है। उसके बाद आपको 7, 8, 9, 10, 11, एक 12 रिप्स, दो ये जो छोटे छोटे रिप्स के साथ जुड़े होते हैं, आप लोग इसको अलग नाम दिया जाता है। ये आप लोग को इसके संदर्भ में आप लोगों को इसमें बॉडी आपको ये संदर्भ में आएगा, इसका बॉडी क्या है, किस रूप से यह रीढ़ के हड्डी के से जुड़ा होता है, इसके संदर्भ में आप लोग सारी चीज़ें आप लोगों को इस रूप से होता है। तो आप लोग रिब्स के हड्डी को समझिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। चलिए नेक्स्ट है, आपको ये भी प्रश्न आपको अभी मैंने बताया था कि यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता हुआ है, रेटिना कहलाता है, कार्निया कहलाता है, आइरिस कहलाता है या पुतली कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पुतली कहलाता है। पुतली कहने का मतलब जो कॉर्निया लेंस है उसे ही कहा जाता है, जिस भाग पर पड़ता है पुतली। जैसे रेटिना हुआ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कॉर्निया लेंस, कार्निया, आँख द्वारा किसी वस्तु फोकस से प्रतिबिंब, इस पर पहले भी मैंने चर्चा किया। 89 प्रश्न है, देखते हैं। 89 प्रश्न है। और एक सूचना और है, कल से आप लोगों को वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी पर। इसके साथ आपको लूसेंट बूस्टर तो चल ही रहा है, ये आप लोगों को हिस्ट्री का सेगमेंट कराया जाएगा, जो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जल्दी हम लोग उसके साथ मिले। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरिया, खमीर, ईस्ट या स्टेफिलोकोकस या लैक्टोबैसिलस? तो ये उपयुक्त कोई नहीं, इसका सही उत्तर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध से दही बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूध से एक दही उत्पाद जिसे जीवाणु या किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। लैक्टोज के किण्वन से लैक्टोज बनता है, और जो लैक्टोज बनता है जो दूध के प्रोटीन के कार्य से इन्हें दही में बनावट और दही के लाक्षणिक खटास देता है। तो किसके कारण होता है? ध्यान रखिएगा, लैक्टोज के कारण। यह पोषक खाद्य पदार्थ है जो स्वास्थ्य के अद्वितीय रूप से लाभकारी होता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा दूध से दही बनता है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है साइंस का। नेक्स्ट हम लोग वीडियो जल्द लेकर आएंगे फिर आप लोगों के लिए। सूर्य और तारों से प्राप्त ऊर्जा का प्रकाश का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, वर्ण विक्षेपण है या विकिरण है? कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये नाभिकीय संलयन होगा। नियंत्रित किया जाता है विखंडन को, तो संलयन का रूप होता है। और असीमित रूप से ऊर्जा का जो हाइड्रोजन का जो विस्फोट कराया जाता है वो विखंडन होता है। और नियंत्रित रूप से हाइड्रोजन का जो तोड़ा जाता है उसे संलयन कहा जाता है। सभी लोग जानते हैं, जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं। नाभिकीय संलयन जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उसे प्रक्रिया को नाभिक संलयन करते हैं। अर्थात दो हल्की मिलकर एक भारी का निर्माण करेंगे, वही आपको नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसके द्रव्यमान का संलयन के भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होगा। हम याद रखिएगा, इसका भारी तत्व होता है पर इसका द्रव्यमान इन दोनों से कम होगा। बेसिक अंतर यही होता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ प्रश्न इससे भी पूछ सकता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा के रूपांतरित हो जाए, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण E = mc²। बताइए आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस थ्योरी के लिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। यह प्रश्न कितनी बार पूछ चुका है, बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती भी कर जाते हैं। तारों के अंदर यह क्रिया निरंतर जारी रहती है, जो सबसे सरल संयोजन की प्रक्रिया है। 4 हाइड्रोजन परमाणु के संयोजन से एक हीलियम परमाणु बनता है, वही नाभिकीय संलयन कहलाता है। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, विखंडन क्या होता है? न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 में तोड़ा जाता है तो उसके 236 बनता है, जिसमें जो B144 है, न्यूट्रॉन्स 3 न्यूट्रॉन्स टूटते हैं, एक के R89 टूटता है, और इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन होता है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? ड्यूटेरियम के 2 अणु आपको मिलते हैं, टिटेनियम के 3 अणु, तो इस प्रकार से अणु जुड़ते हैं 5 अणु और एक न्यूट्रॉन, और जो हीलियम है वो इसका निर्माण होता है। तो यही आपको नाभिकीय संलयन, इसी से असीमित ऊर्जा प्राप्त होती है जो हम उपयोग में करते हैं, इसका संचय करते हैं और इससे हम अपना बिजली उत्पादन जो भी क्षमता है उससे विकसित करते हैं और हम बेहतर तरीके से बिजली उत्पादन करते हैं। बताइए भारत में कितने नाभिकीय संयंत्र हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? कितनी संख्या, उससे कितना ऊर्जा उत्पादन किया जाए, कितना मेगावाट और गीगावाट, दोनों में बताइए आप लोग। इस पर मैंने करंट अपडेट किया था PIB वाले टॉपिक में। PIB जो
इम्पोर्टेंट लिंक है जहाँ वहाँ पीआईबी का इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ डाउनलोड किया था, वहाँ मैंने इसका डाटा शेयर किया था। तो आप लोग जो एक्टिव बच्चे होंगे उसे ज़रूर देखेंगे तो वो आंसर दे सकते हैं, नहीं तो बाकी चीज़ें आप लोग सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं, यहाँ तक कि बीपीएससी का क्वेश्चन भी आप लोग को दिया जाए तो भी आप सीरियस जो स्टूडेंट होंगे उसे नहीं पढ़िएगा। पर पढ़ने वाले स्टूडेंट जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो हर चीज़ को देखते होंगे। यहाँ पर केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया जाता है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आते हैं। इसलिए हमारा प्रश्न स्कोर 80 से 85 परसेंटाइल के साथ हम लोग क्वेश्चन को वेरी करवा रहे हैं। तो इसलिए बने रहिए। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा रह लेता हूँ। और होली बहुत अच्छे तरीके से खेलिएगा, देखिएगा पटका पटकी मत करिएगा, कहने का मतलब लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, और थोड़ा सब्र के साथ होली खेलिए, दूसरों को खुशी दीजिए। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद, जय हिंद।